हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आपको अर्थशास्त्र जैसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ऑनलाइन करवाया जाएगा। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो ये रोजगार से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। सरकारी क्षेत्र में इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, प्लानिंग कमीशन, नाबार्ड, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और जितने भी बैंक्स हैं उनमें इस सब्जेक्ट से संबंधित जॉब्स आपको मिलेंगी। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट और डाटा एनालिस्ट के रूप में भी आपको रोजगार के अवसर मिलते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से हम अपने सब्जेक्ट को आपके लिए आसान बनाएंगे, उपयोगी बनाएंगे और उम्मीद है कि ये जो प्रयास है वो आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो अपेक्षित हैं, आप उनको भेज सकते हैं। धन्यवाद। अध्याय 6 के दूसरे पार्ट में आज आपको इसके जितने भी अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक और संख्यात्मक प्रश्न हैं वो करवाए जाएंगे। तो पहला हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न है, उत्पादन फलन क्या होता है? तो उत्पादन फलन भौतिक साधनों तथा भौतिक उत्पादन के बीच पाए जाने वाले कार्यात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। ये कार्यात्मक यानी कि टेक्निकल, इन दोनों के बीच में संबंध को बताता है। टेक्निकल का मतलब क्या है कि Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ L एंड K। ठीक है, तो ये इनके बीच में क्या है, एक कार्यात्मक संबंध है, टेक्निकल संबंध है कि ये जो उत्पादन है Q का, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? L और K के ऊपर। ये है फलन यानी कि रिजल्ट किस चीज का है? L और K का। तो अब ये L और K का जो रिजल्ट है ये सिर्फ इनके बीच में एक टेक्निकल संबंध बता रहा है। ये अधिकतम उत्पादन की बात नहीं कर रहा है, ये नहीं बता रहा कि इससे कितना उत्पादन होगा। ये सिर्फ रिजल्ट बता रहा है कि जो उत्पादन होगा वो किस चीज का रिजल्ट है। दूसरा, कुल उत्पाद अधिकतम कब होता है? तो आपने ये उसमें डायग्राम में देखा था, समझा था कि कुल उत्पाद अधिकतम तब होता है जब सीमांत उत्पाद शून्य होता है। हमने इस प्रकार से किया था ये, ठीक है। यहाँ पर ये था और ये हमारा जो MP है वो यहाँ पर शून्य हो जाता था और जो TP है हमारा वो यहाँ पर अधिकतम होता था। तीसरा, जब सीमांत उत्पाद शून्य होता है तो कुल उत्पाद की स्थिति क्या होती है? तो अभी देखा हमने, जब सीमांत उत्पाद शून्य होता है तो कुल उत्पाद कितना होता है? ये देखिए, ये कुल उत्पाद बना लिया हमने, ऐसे मान लेते हैं, और ये सीमांत उत्पाद। तो सीमांत उत्पाद यहाँ पर शून्य है MP और ये है TP। सीमांत उत्पाद यहाँ पर शून्य है तो यहाँ पर टोटल क्या है? मैक्सिमम। ठीक है। चौथा, जब कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद का क्या होता है? तो कुल उत्पाद घटती दर पर बढ़ने का अर्थ है सीमांत उत्पाद का घटना। तो हमने ये देखा था यहाँ पे, कुल उत्पाद पहले यहाँ बढ़ती दर से बढ़ रहा था और फिर यहाँ से थोड़ा सा अपना ये चेंज करता था, अपना जो स्लोप है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या हिंदी में बोलते हैं नवप्रवर्तक बिंदु। तो यहाँ पर सीमांत उत्पाद अधिकतम होकर इस बिंदु से और क्या होने लगता है? अधिकतम होकर गिरने लगता है। ठीक है, तो जब गिरने लगता है तो इसका मतलब क्या है? जब कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ रहा है, यानी कि दूसरी अवस्था, यहाँ से घटती दर से बढ़ता है, यहाँ तक बढ़ती दर से बढ़ता है। तो जब घटती दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद क्या है? घटने लगता है। ठीक है, जैसे जैसे वो नया मजदूर आ रहा है वो पिछले वाले मजदूर से कम उत्पादन का योगदान दे रहा है। पांचवा, जब कुल उत्पाद में वृद्धि होती है तो सीमांत उत्पाद की स्थिति क्या होगी? जब कुल उत्पाद में वृद्धि होती है तो सीमांत उत्पाद में भी वृद्धि होती है तथा वह धनात्मक होती है। ठीक है। छठा प्रश्न, उत्पादन के स्थिर कारकों की उदाहरण सहित परिभाषा दें। यहाँ एक फालतू आ गया, उत्पादन के स्थिर कारकों की उदाहरण सहित परिभाषा दें। तो उत्पादन के स्थिर साधन वे हैं जिनकी मात्रा उत्पादन में परिवर्तित होने से परिवर्तित नहीं होती। उदाहरण मशीनें तथा पूंजी। अब मान लो
हम किसी मशीन से 10 कमीजों का उत्पादन कर रहे हैं, तो अगर 10 की बजाय हम 20 कमीजों का उत्पादन करने लगे और मशीन वही एक रहे, तो उसको, उस मशीन को हम क्या कहेंगे? स्थिर साधन। कि हमारे उत्पादन में तो परिवर्तन आया, लेकिन हमारी उस पूंजी में, उस साधन में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो जब उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया तो इसका मतलब क्या है? वो स्थिर साधन है। 7वां क्वेश्चन है, उत्पादन के परिवर्तनशील कारकों की परिभाषा दें, इनका कोई एक उदाहरण भी दें। तो जैसे हमने देखा था कि वो उत्पादन में परिवर्तन के साथ उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर परिवर्तनशील कारक जो है उसमें उत्पादन के साथ परिवर्तन आना लाजमी है। तो उत्पादन के परिवर्तनशील कारक वे कारक हैं जिनमें उत्पादन में परिवर्तन के साथ परिवर्तन होता है, जैसे श्रम तथा कच्चा माल। अब जब उसने कमीजों की संख्या बढ़ाई, उत्पादन बढ़ाया, तो उसने मजदूर बढ़ाए। तो इसका मतलब जैसे ही उत्पादन बढ़ाने की उसने सोची, तो उससे पहले उसने मजदूर बढ़ाए या कच्चा माल बढ़ाया। भाई कपास आया होगा, उसी से तो धागा बना होगा। अगर वो ज़्यादा कमीज बनाना चाहता है, ज़्यादा धागा बनाना चाहता है, तो उसको ज़्यादा कपास की जरूरत पड़ेगी, कच्चे माल की। ऐसे तो वो बना नहीं पाएगा। 8वां क्वेश्चन है, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन की परिभाषा दें तथा सूत्र लिखें। तो औसत उत्पादन परिवर्ती कारक का प्रति इकाई उत्पादन है। जो परिवर्तनशील कारक है उसका प्रति इकाई उत्पादन को हम क्या कहते हैं? औसत उत्पादन। यहाँ पे देखिए औसत उत्पाद, ठीक है। ये AP क्या है? औसत उत्पाद। TP क्या है? कुल उत्पाद। और L क्या है? श्रम अर्थात परिवर्तनशील कारक की इकाइयाँ। तो इससे हमारे पास जितना भी उत्पादन है, मान लो 10 कमीजों का उत्पादन हुआ और 2 मजदूर लगे हुए थे, तो प्रति मजदूर कितना बनाया? 5। चाहे ये अलग बात है कि एक मजदूर ने ज़्यादा बनाया, एक मजदूर ने कम बनाया, वो उस चीज़ को हम नहीं देख रहे। हम ये देख रहे हैं कि प्रति इकाई औसत क्या निकली। तो औसत क्या निकली? 5। 8वां इसका सीमांत उत्पादन, वह अतिरिक्त उत्पादन है जो परिवर्ती कारक की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से प्राप्त होता है। तो जब हम परिवर्तनशील कारक की इकाइयों को कम या ज़्यादा करते हैं और उससे हमारे टोटल प्रोडक्ट में जो परिवर्तन आता है उसको हम क्या कहते हैं? सीमांत उत्पादन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं MPN। MPN का मतलब क्या है कि कोई सी भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई सी भी इकाई का हम देख सकते हैं। तो हम क्या देखेंगे? जैसे हमने मान लो 8वीं इकाई का लिया, तो MP यहाँ 8 लिख देंगे। यहाँ पर TPN यानी कि उसी इकाई का जो टोटल प्रोडक्ट है वो कितना है, यहाँ पर हम लिख देंगे TPN, यानी कि N क्या हो गया हमारे लिए 8। तो 8वीं इकाई का टोटल प्रोडक्ट माइनस TPN-1। तो N-1 का मतलब क्या हुआ? 8 - 1 7। तो TPN-1 का मतलब हो गया 8 में से 1 निकाल दिया और 7। तो यानी कि 7वीं इकाई का जो टोटल प्रोडक्ट था, 8वीं इकाई में से 7वीं इकाई का टोटल प्रोडक्ट निकाल देंगे, तो हमारे पास 8वीं इकाई का 8वीं इकाई का सीमांत उत्पाद आ जाएगा। अथवा इसको हम ऐसे भी लिखते हैं MP = डेल्टा। अब जो ये डेल्टा शब्द है, ये किसको दिखाता है? परिवर्तन को। अब यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान रखना, AP के मामले में कभी भी डेल्टा शब्द नहीं लगेगा। जहां भी डेल्टा लगा है इसका मतलब वो क्या है? MP है। और डेल्टा L का मतलब क्या है कि परिवर्तनशील कारक की इकाई में परिवर्तन किया और उस परिवर्तन करने से टोटल प्रोडक्ट में कितना परिवर्तन आया, इस चीज को कौन देखता है? MP। यहाँ पर ये बताया गया है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस बार, जो बोर्ड एग्जाम आपके मार्च 2020 में हुए। 2020 में जो बोर्ड एग्जाम हुए उनमें आपके संख्यात्मक प्रश्नों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया हुआ था। तो जो भी आपके इसमें से उत्पाद वाले में से, आगम वाले में से, कॉस्ट वाले में से, और जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा 5th चैप्टर राष्ट्रीय आय, उन सभी में से इस बार संख्यात्मक प्रश्न उन्होंने पूछे हैं। तो ये आपको करने बहुत ज़रूरी हैं और आसान है। ठीक है, कैसे आसान है अभी देखते हैं। यहाँ पे श्रम की इकाइयाँ दी हुई हैं 1 2 3 4 5 6।
तो इसका मतलब क्या है, ये परिवर्तनशील कारक है, बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ रहा है ना, परिवर्तन हो रहा है इसमें। कुल उत्पाद यहाँ पे दिया है 40 80 110 130 140 140 130। अब हमें ये डैश क्यों लगाए हैं मैंने, ये इसलिए लगाए हैं कि ये खाली दिए हुए हैं, ठीक है ना, इनको हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये दोनों की दोनों आप ये मान लें, ये दोनों हमारे पास बिल्कुल खाली दी हुई हैं, इनको हमें कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहली इकाई का जो टोटल प्रोडक्ट है वो कितना है 40, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम दोनों तरफ से निकाल सकते हैं, औसत भी निकाल सकते हैं, पहले सीमांत भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले औसत निकाल लेते हैं, तो 40 डिवाइडेड बाई 1 कितना आ गया 40। यहाँ पे दूसरी इकाई का जो टोटल प्रोडक्ट दिखाया गया है वो कितना दिखाया गया 80। अब दो इकाइयों ने मिलकर 80 किया, तो 80 भाग 2 40। फिर 3 इकाइयों, एक इकाई और श्रम की लगाई, उसने उत्पादन और बढ़ाया और टोटल उत्पादन हो गया तीनों का 110। तो 110 को 3 से भाग किया 36.67। ऐसे ही फिर चौथी इकाई लगाई, उससे उत्पादन बढ़ा और कुल उत्पादन बढ़कर 130 हो गया। और जब 130 को 4 से भाग किया डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि चार लोगों ने 130 किया, तो प्रति एक ने कितना किया 32.5। ऐसे ही 140 को 5 ने मिलकर किया, तो 140 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ गया 28। ऐसे ही फिर छठा मजदूर लगाया, उससे 6 मजदूरों से टोटल हुआ 140, और जब 140 को 6 से भाग करेंगे तो 23.33। ऐसे ही 7वां मजदूर लगाया, तो 7 मजदूरों को लगाने से 130 हुआ, और 130 डिवाइडेड बाई 7 18.57। तो ये हमारा आ गया औसत, क्योंकि औसत हम कैसे निकालते हैं, TP डिवाइडेड बाई L, ठीक है ना, कि जितनी टोटल है और जितनी इकाइयां हैं, जिन इकाइयों ने मिलकर वो टोटल बनाया है उत्पादन, उससे अगर हम भाग कर दें तो क्या आ जाएगा, प्रति इकाई उत्पादन हमारे पास आ जाएगा। अब सीमांत कैसे निकालेंगे, पहली इकाई का देखो आप, पहली इकाई का टोटल कितना है 40। इसका मतलब उस पहले मजदूर ने कितना उत्पादन किया 40 का, तो पहले उसका आ गया हमारे पास 40 कि उसका जो योगदान रहा उत्पादन में वो क्या रहा 40 का उत्पादन का योगदान रहा। दूसरा करने से हमें आया 80, ठीक है, दोनों का मिलकर 80 हो गया। तो पहले का 40 था, तो दूसरे ने भी कितने का उत्पादन किया 80, मतलब TPN क्या हो गया, TPN यानी कि दूसरी इकाई का 80 माइनस TPN -1, N-1 का मतलब हो गया कि पहली इकाई का कितना था 40, तो 80 माइनस 40 कितना आ गया 40। फिर तीसरी इकाई आई तो 110 हुआ, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ परिवर्तन कितना आया सिर्फ 30 का, तो ये 30 आ गया। फिर चौथी इकाई आई तो 110 से 130 हुआ, तो यहाँ पर कितना परिवर्तन आया, हम ये भी तो देखते हैं ना कि डेल्टा TP बटे में डेल्टा L, के एक इकाई बढ़ाने से परिवर्तन करने से TP में टोटल कितना परिवर्तन आया, तो यहाँ पर कितने का आया 20 का, तो ये 20। 130 से 140 तो 10, 140 से 140 0, और 140 से 130 यानी कि -10। अब ये -10 कैसे आया कि भाई ऐसा हो सकता है ना कि उस मजदूर ने आके एक तरीके से भीड़ वहाँ पर बढ़ गई हो, उसमें उनके काम करने का स्पेस ना बचा हो, उनके बीच में लड़ाई झगड़े होने लग गए, ठीक है ना, तो कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है। निकम्मा आदमी आ गया, उसने काम बढ़ाने की बजाय क्या कर दिया, कम कर दिया। तो हमारा जो दूसरा संख्यात्मक प्रश्न है, ये जो प्रश्न है ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर ये आपकी समझ में आ गया तो आप इससे संबंधित और जो नेक्स्ट 3 चैप्टर्स हैं उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आसानी से निकाल पाओगे। तो इसको हम देखें, यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें हमें नहीं दी हुई हैं, ठीक है ना, जैसे कुल उत्पाद कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, औसत उत्पाद यहाँ पे दिया है, फिर यहाँ पे दिया है, फिर यहाँ पे दिया है। ऐसे ही सीमांत उत्पाद यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है और यहाँ पे दिया है। तो हमारे पास बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, तो इसी इन्फॉर्मेशन से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो कारक की इकाइयाँ परिवर्तनशील कारक, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमें दिया कि कुल औसत उत्पाद 20 है और एक इकाई का है। औसत उत्पाद निकालते कैसे हम, AP
इज इक्वल टू TP बटे L। अब इन एक सिंपल मैथमेटिक्स की बात है, इन तीनों में से अगर आपको कोई एक निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें TP नहीं दिया, AP दिया है और L दिया है, तो TP निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि अगर मैं इसको इससे गुणा कर दूँ तो मेरे पास क्या निकल आएगा, TP निकल आएगा। तो मैं AP मेरे पास 20 दिया है, L मेरे पास 1 दिया है, तो मैं 20 की 1 से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 20। तो ये मैंने 20 निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है, जो दिया हुआ नहीं था। अब ये 20 निकल गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला जो मजदूर लगा उसने 20 इकाइयों का उत्पादन किया, किसी भी वस्तु की 20 इकाइयों का उत्पादन किया। तो अब जब उसने 20 का योगदान दिया तो उसका सीमांत उत्पादन क्या हुआ 20। यहाँ तक आगे बात। अब इसने सीमांत उत्पादन दूसरी इकाई का दिया है 18, यानी कि दूसरा मजदूर लगाया, उसने 18 का उत्पादन किया। तो 20 प्लस 18, भाई पहले मजदूर का 20 उत्पादन रहा, ठीक है, दूसरे का 18 रहा, तो 20 और 18 टोटल उत्पादन कितना हो गया, दो मजदूरों ने मिलकर टोटल उत्पादन कितना किया 38। अब 38 हमारे पास ही आ गया, 38 को 2 से भाग करेंगे तो औसत उत्पादन कितना आ गया 19, ठीक है। अब यहाँ पर इसने फिर औसत उत्पादन दिया है 18 है, और 18 को जब हम 18 गुना में 3, क्योंकि 3 इकाइयों ने मिलकर 18 उत्पादन, औसत उत्पादन 18 है, तो तीनों ने टोटल कितना किया होगा 18 गुना 3 54 हमारा टोटल आ गया। अब 54 हमारा आया है थर्ड इकाई का, तो हम कैसे निकालते हैं MP इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1। तो तीसरी इकाई का TP कितना है 54 और दूसरी इकाई का कितना है 38, तो 54 में से 38 निकालेंगे तो कितना आ गया तीसरी इकाई का, तीसरी इकाई ने कितना योगदान दिया 16, ठीक है। अब हमारे पास 16, ये 14 दिया हुआ है MP फोर्थ इकाई का, यानी कि हम अगर इसको जोड़ दें कि जो हमारे पास 54 आया है टोटल, 54 में अगली इकाई का कितना है, चौथी इकाई का योगदान कितना है 14, तो 54 प्लस 14 कितना आ गया 68। अब 68 को 4 से भाग दे देंगे तो 17 हमारा क्या आ गया औसत, क्योंकि AP इज इक्वल टू TP बटे L के टोटल प्रोडक्शन बटे में लेबर, ठीक है। अब फिर इसने औसत दे दिया 16, तो 16 को 5 से गुणा करेंगे तो 80 टोटल आ गया, और 80 में से 68 निकाल देंगे तो पांचवी इकाई का योगदान कितना है 12, यानी कि पांचवी इकाई जब लगाई तो उसने 12 का उत्पादन किया। अब दिया है 6th इकाई का मार्जिनल प्रोडक्ट, तो मार्जिनल प्रोडक्ट आप क्या करोगे इस 80 में जोड़ दोगे, तो 80 प्लस 10 क्या आ गया 90, और 90 को जब 6 से भाग करेंगे तो 15 हमारा आ गया औसत। तो इस प्रकार से हम सारी तालिका को निकाल सकते हैं। सिर्फ हमारे क्या ध्यान होना चाहिए कि हम MP कैसे निकालते हैं और AP कैसे निकालते हैं और TP क्या होता है, ये 3 चीज़ें आपको पता है तो आप आसानी से इसकी आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा संख्यात्मक प्रश्न है, ये आपको हर प्रकार के संख्यात्मक प्रश्न करवा दिए गए हैं, इससे अलावा किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो इसी में से आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा अगर यहाँ से आता है। ये प्रश्न, इसमें भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं कुछ नहीं दी हुई, तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये और ये, ठीक है, इसी प्रकार से ये दिया हुआ है, बाकी सारा हमें कैलकुलेट करना है। तो पहला मजदूर हमने लगाया, उसने 20 का उत्पादन दिया टोटल, तो उसका सीमांत उत्पाद कितना होगा 20, क्योंकि पहली इकाई का योगदान 20 है तो सीमांत उत्पादन 20, और 20 को 1 से भाग करेंगे तो ये भी 20, ठीक है। अब इसने टोटल प्रोडक्ट आगे नहीं दिया, खाली छोड़ा है, ठीक है, तो उसने क्या दिया है सीमांत। तो सीमांत कैसे निकालते चलेंगे, अब पहले का 20 था दूसरे का 18, तो 20 प्लस 18 38, तो ये आ गया टोटल हमारा 38। फिर तीसरी इकाई का 16 है, तो 38 प्लस 16 कितना हो गया 54, तो ये 54। फिर हमारा जो चौथी इकाई है उसका 14 है, तो 54 प्लस 14 68। फिर पांचवी इकाई का जो योगदान है वो है 12, तो 68 प्लस 12 80।
और इसी प्रकार छठी इकाई का जो योगदान है वो है 10, तो 80 प्लस 10 90। और इसको अब हमें औसत निकालना है तो इसको भाग करते चलेंगे। दूसरी इकाई से 2 से भाग करेंगे 38 को 19, 54 को 3 से भाग करेंगे 18, 68 को 4 से भाग करेंगे 17, और 80 को 5 से भाग करेंगे 16, और 90 को 6 से भाग करेंगे 15। इस प्रकार से हमारा औसत, कुल और सीमांत उत्पाद निकल जाएगा। तो आसान है क्वेश्चन। फिर है इसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। प्रति इकाई उत्पादन को क्या कहते हैं? तो ये डेफिनेशन में ही है, औसत उत्पाद। ठीक है। उसके बाद जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन क्या होगा? अधिकतम। तीसरा, दीर्घकाल में सभी उत्पादन कारक स्थिर नहीं होते। अब कई बच्चे क्या करते हैं, स्थिर होते हैं, स्थिर नहीं होते। कभी भी इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक चीज ठीक है और वही चीज गलत भी है, तो कभी भी ये ऑप्शन चूज नहीं करना चाहिए। दोनों वाला नहीं करना चाहिए। इनमें से कोई एक ही तो होगा, या तो स्थिर होंगे या स्थिर नहीं होंगे। ठीक है ना, ये मैं सिर्फ उसके लिए कह रहा हूँ, तुक्का मारने के लिए। तो इनमें से कोई एक चुनो। तो यहाँ पर दीर्घकाल में सभी जो उत्पादन के साधन हैं वो स्थिर नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? परिवर्तनशील। ठीक है। चौथा, आगतों का वस्तु में परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्पादन। पांचवा क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए। तो यहां से आप इन जो आपने सूत्र किए हैं, समीकरण किए हैं, उनको दोबारा से दोहराई हो जाएगी आपकी। एपी, अब आपको मैंने बताया था डेल्टा जो शब्द होता है वो परिवर्तन को दिखाता है, चेंज को दिखाता है, और एपी के साथ कभी भी नहीं लगेगा, यानी कि यहाँ पे डेल्टा लगा हुआ है तो पहले कट गया। ठीक है। एमपी चेंज को दिखाता है। अब यहाँ पे एक ही जगह पे चेंज है, दूसरी जगह भी तो चेंज होना चाहिए। जब एल में आएगा तभी तो क्यू में परिवर्तन आएगा, तो ये भी कट गया, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है। अब सिर्फ एक ही ये बचा है, एम पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बटे में डेल्टा एल, यानी कि लेबर में परिवर्तन करने से उत्पादन में कितना परिवर्तन आया उसको जो मापता है वो कौन मापता है? एमपी। छठा प्रश्न हमारा है एपी इज इक्वल एपी प्लस एल, ये हमने नहीं पढ़ा। एपी, ठीक है ना, इनटू एल हो सकता है, जो हमारा क्या बनेगा? टीपी। तो ये गलत है, टीपी बटे एल। ठीक है। तो टीपी को अगर हम एल से भाग कर दें तो एपी निकल आता है। ठीक। टीपी माइनस एल, ये भी गलत है। तो टीपी, डेल्टा टीपी बटे डेल्टा एल, ये हमारा एमपी का बनेगा, क्योंकि इसने क्या पूछा है? सीमांत उत्पाद का। तो ये किसका है? औसत उत्पाद का। औसत उत्पाद। तो औसत उत्पाद के लिए तो ठीक है टीपी बटे एल, लेकिन इसने पूछा सीमांत उत्पाद, इसका मतलब डेल्टा टीपी बटे डेल्टा एल, यही हमारा सूत्र ठीक है। सातवां, जब सीमांत उत्पाद घटता है तब कुल उत्पादन की क्या अवस्था होती है? तो घटती दर से बढ़ता है। जब सीमांत उत्पाद बढ़ता है, ये हमारा टीपी है, तो जब सीमांत उत्पाद एमपी, सीमांत उत्पाद जब तक बढ़ रहा है तो ये बढ़ती दर से बढ़ेगा। जब सीमांत उत्पाद घट रहा है तो कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ेगा। और जब ये शून्य हो जाता है तो टीपी अधिकतम हो जाता है, और जब ये माइनस हो जाता है तो टीपी गिरने लगता है। ठीक है। आठवां, जब औसत उत्पादन बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन पहले बढ़ता है और फिर घटता है। ठीक है ना, हमने ये किया था ना, जो टोटल सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन का, तो ये एपी हो गया, मान लो ये एमपी। तो एपी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, शून्य नहीं होता, ये कुछ ना कुछ रहेगा, चाहे बहुत कम रहे। ये इस जीरो वाली जो लाइन है इससे मिलता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन कभी भी शून्य नहीं होगा। ठीक है बात। दूसरा, जहां पर ये एमपी को काटता है वो एपी का अधिकतम बिंदु होता है। तो जब इसने क्या पूछा, जब औसत उत्पादन बढ़ता है तो ये बढ़ रहा है, यहाँ तक बढ़ रहा है। ठीक है। तो पहले तो एमपी बढ़ रहा है, फिर अधिकतम होकर कम होने लगता है।
तो यही इसका ऑप्शन है सी। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, अल्पकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, तो ये क्या है, गलत, मतलब असत्य है, क्योंकि कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ परिवर्तनशील होते हैं। जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन क्या होता है, अधिकतम, ये सत्य है बात। 11वां, परिवर्तनशील कारक के प्रति इकाई उत्पादन को सीमांत उत्पाद कहते हैं, ये बात असत्य है, क्योंकि इसको कहते हैं औसत, ठीक है। और 12वां है, उत्पादन फलन अधिकतम मात्रा को बताता है, तो ये बात असत्य है, ये अधिकतम मात्रा को नहीं बताता। Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ L के, तो ये अधिकतम उत्पादन को नहीं बताता, ये सिर्फ क्या बताता है, इनके बीच में तकनीकी संबंध को बताता है, कार्यात्मक संबंध को बताता है कि जो Q का उत्पादन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, L और K के कारण। और 13वां हमारा है, औसत उत्पाद वक्र उल्टे आकार उल्टे U जैसा होता है, तो ये बात सत्य है, क्योंकि कैसे बनते हैं औसत, ये ऐसे, सीमांत भी ऐसे बनता है, ठीक है। तो यानी कि दोनों उल्टे U की तरह बनते हैं। तो इस प्रकार ये आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं लघु उत्तरात्मक वो कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद। इससे संबंधित जो PDF आपको पता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से आप डाउनलोड करके अपनी कॉपी में आराम से लिख लेना। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो PDF है वो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ जो एक लिंक दिया गया है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं ये हरियाणा बोर्ड और दूसरे बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके बेस के ऊपर ही आपको ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और 2017, 18, 19 और 20 के जो प्रश्न पत्र हैं वो लगभग इनमें कवर हैं। तो आप इसको PDF से अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। धन्यवाद।